सपने हैं लहरे, मंजिलें हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान, पढ़ाई का जो। नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। अभी मेंस का पीआईक्यू श्रृंखला धुमकुड़िया में चलाई जा रही है और इसी में हम लोग आज 2023 का देखेंगे, पेपर 4 का। इसमें आपको पॉलिटी और फिर पबेड है, तो दोनों पार्ट को देखेंगे हम लोग। कई क्वेश्चंस इसमें रिपीट होते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा पूरे वीडियो को, क्योंकि पॉलिटी और पबेड में रिपीटेशन एमसीक्यू के क्वेश्चंस के सबके ज़्यादा हैं। मतलब कहा जाए तो ओवरऑल रिपीटेशन इस पेपर 4 में आपको साल दर साल मिलेगा, तो इसलिए काफ़ी ध्यान से सुनना है इसको। तो पहला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों व खदानों में कार्य करना प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको 24 होगा। 24 के तहत ये कहा गया है कि आपको 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, न ही किसी अन्य खतरनाक काम में लगाया जाएगा। इसके अलावा जैसे आपका आर्टिकल 40 ये ग्राम पंचायत से है, उसके बाद आपका 34 ये आपका डीपीएसपी ये फंडामेंटल राइट से है, जहाँ पर मार्शल लॉ लगता है तो उससे संबंधित है। ये जहाँ भी मार्शल लॉ लगता है वहाँ फंडामेंटल राइट्स, कुछ फंडामेंटल राइट्स में रिस्ट्रिक्शंस हैं, उससे रिलेटेड आपका अनुच्छेद 34 है। और अनुच्छेद 14 जो है वो आपको राइट टू इक्वलिटी से है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, कि आखिर जो है भारतीय संविधान के मूल भाग में कितने भाग थे, कितने आर्टिकल्स थे और कितने आपके शेड्यूल थे? टोटल आपका 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 शेड्यूल। ये आपका राइट आंसर होगा कि मूल भाग में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में 25 भाग हैं और आपको 12 अनुसूचियाँ या शेड्यूल्स हैं और 448 से अधिक आपको जो है आर्टिकल्स हो गए हैं। क्वेश्चन 3, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया जाता है? तो ये आपको 4th शेड्यूल के तहत में है। 4थी अनुसूची के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया जाता है। इसके अलावा जैसे अगर देखेंगे हम लोग, जैसे आपका 3rd शेड्यूल, आपका जैसे इसमें अन्य शेड्यूल्स जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे आपका 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची आपको पता ही है, इसमें आपको विषय हैं राज्य के और केंद्र के, उनके विषयों को रखा गया है। किस किस चीज़ में कौन कौन किसके अधिकार हैं, क्या कानून बन सकते हैं, इन सब के बारे में जो है आपको 7वीं अनुसूची में रखा गया है। अब इसके बाद जो हम लोग देखते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच जितनी भी शक्तियों का विभाजन है, ये आपका 7वीं अनुसूची में है। 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची में उन चीज़ों को रखा जाता है जिसमें आपका जैसे भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा, वैसे जो जिनको न्यायिक समीक्षा से संरक्षित करना हो उनको 9वीं अनुसूची में रखा जाता है। लेकिन आज के समय में न्यायिक समीक्षा इनका भी होता है, इसलिए भी इससे बाहर नहीं है। 10वीं अनुसूची जो आपको है यह दल बदल पर आधारित है। चलिए आगे, संघ और राज्यों को लेखों के संधारण के प्रपत्रों का निर्धारण राष्ट्रपति किसकी मंत्रणा से करते हैं? संघ और राज्यों के लेखों के संधारण के प्रपत्रों का निर्धारण राष्ट्रपति किसकी मंत्रणा से करते हैं? तो ये आपको जैसे है कैग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये होगा राइट आंसर। ये आर्टिकल 150 के तहत में ये दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 150 के तहत है कि संघ और राज्यों के खातों
को ऐसे प्रपत्र में रखा जाएगा जिसे राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर निर्धारित करेंगे। तो ये आपका आर्टिकल 150 के तहत में है। जैसे आपको पता ही है कैग के बारे में, 148 से लेके 151 तक पार्ट 5 में कैग है। 148 से 151 जो है आपको ये कैग के बारे में है, पार्ट 5 में कॉन्स्टिट्यूशंस में। इसका कार्यकाल 6 साल का होता है। भारत के पहले कैग थे वी नरहरि राव, ये आपके पहले कैग थे। उसके बाद दूसरे कैग आपको AK चंदा, ये रहे हैं। और वर्तमान कैग जो है आपके कैग हैं वो K संजय मूर्ति रहे हैं, K संजय मूर्ति। अब आते हैं अगला, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के किस धारा के तहत भारत का निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है? तो ये आपका आर्टिकल 29A, ये आपका राइट आंसर होगा। चुनाव लड़ने के इच्छुक किसी भी संघ या संगठन को इसी धारा के तहत निर्वाचन आयोग में आवेदन करना पड़ता है और इसी के आधार पर जो है उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अगर इलेक्शन कमीशन की हम लोग बात करें तो आर्टिकल 324 इससे रिलेटेड है, क्योंकि इसी में इसको लेकर प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा 325 और 326 भी जो है इलेक्शन से रिलेटेड है। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। आपके जो वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, पहले तो सुकुमार सेन हैं, पहले ECI जो थे भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके सुकुमार सेन। और वर्तमान में आपके जो ECI हैं वो है ज्ञानेश कुमार, श्री ज्ञानेश कुमार। तो ये याद रखिएगा। और इस एक्ट के तहत ही आपको राजनीतिक दलों का पंजीकरण हो, उनके लिए योग्यता हो, ये सारा कुछ जो है तय किया जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एस्टेब्लिश इंटर स्टेट काउंसिल अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के राष्ट्रपति संविधान की किस अनुच्छेद के तहत अंतर राज्य परिषद की स्थापना करते हैं? तो ये आर्टिकल 263 के तहत करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में इसके तहत सीधे सीधे अंतर राज्य परिषद या इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया था। सरकारिया कमेटी बनी थी और सरकारिया कमेटी के सिफारिश पर ये 1990 सरकारिया कमेटी के सिफारिश पर ही जो है आपको 1990 में बाकायदा अंतर राज्य परिषद का गठन किया गया था। और जो इंटर स्टेट काउंसिल होता है इसके हेड आपके PM होते हैं। तो PM जो है आपके इसके हेड होते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग अगला सवाल। भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 1976वां संविधान संशोधन ये आपका स्वर्ण सिंह समिति इनकी सिफारिश पर लाया गया था। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है आपको 42वां संविधान संशोधन लाया गया था। 42वां संविधान संशोधन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें कई तरह के बदलाव किए गए थे। जैसे पहली बार इसी में आपको प्रेम्बल में बदलाव हुआ था, वहाँ पर सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ये 3 जो है शब्द जोड़े गए थे इसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसके अलावा भी कई सुधार इसके तहत किए गए हैं। जैसे आपका मौलिक कर्तव्य 10 जो मौलिक कर्तव्य लाए गए, 4A भाग जो जोड़ा गया,
और 10 मौलिक कर्तव्य, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। वैसे अभी मौलिक कर्तव्य 11 हो गए हैं। तो इस तरह के जो है इवन 7वीं सूची में भी बदलाव किया गया था, DPSB में भी बदलाव किया गया था। लोकसभा और राज्य विधानसभा का कार्यकाल को इस 42वें संविधान संशोधन में 6 साल किया गया था, जिसको बाद में फिर जो है आपके 5 साल किया गया। तो इस तरह के कई बदलाव जो है इसके तहत किए गए थे। आगे आते हैं। एट द स्टेट लेवल द कंटीजेंसी फंड कैन बी ऑपरेटेड टू मीट द अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर बाई। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए आकस्मिक निधि का संचालन राज्य स्तर पर किया जाता है। तो ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। सेंट्रल पे आपको जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और स्टेट में आपको राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ये जो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है उसके लिए आर्टिकल 267 का 2 है, और जो केंद्र के लिए किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा उसके लिए 267 सब आर्टिकल 1 है। अगला सवाल आपको है, द नेम्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर रिकमेंडेड बाई। जो चीफ जस्टिस हैं या दूसरे जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, आखिर उनको किसके तहत किसकी सिफारिश पर जो है नियुक्त किया जाता है। तो ये नियुक्ति होती है कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा। ये 3 जजेस के द्वारा जो है 3 जजेस केस के द्वारा जो है कॉलेजियम सिस्टम का जन्म हुआ था, और उसी के द्वारा वर्तमान में आपका जजों की बहाली होती है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश HJ कानिया थे, और भारत के जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं वो सूर्यकांत जी हैं, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। चलिए आगे देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अभी पहले ही हम लोग देखें, इस पे देख चुके हैं। पहले जो है आपके V नरहरि राव हैं, ये के चंदा दूसरे थे। V नरहरि राव ये आपके पहले हैं। वर्तमान में आपके K संजय मूर्ति हैं। द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन इंडिया, ये आपका जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये आपका 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। जिलाधीश के पद का निर्धारण, एक्चुअली में ये भू राजस्व एकत्र करना इसका काम था, और इसीलिए इसका नाम जो है कलेक्टर रखा गया था। बाद में हम लोग जैसे देखते हैं 1857 के बाद में इंडियन सिविल सर्विस का जन्म होता है, और उसके द्वारा बहाली की जाती है, और फिर जो है आपको भारतीय संविधान में भी इसको शामिल किया गया है। अब आते हैं अगला 1973 में किसने सुझाव दिया था कि मुख्य सचिव के पद का कार्यकाल भारत के सचिव के समकक्ष लाया जाना चाहिए। तो ये आपका जो फर्स्ट प्रशासनिक सुधार आयोग है इसके द्वारा ये दिया गया था कि भारत सरकार के सचिव के पद के बराबर लाया जाना चाहिए राज्य के मुख्य सचिव का पद। राज्य में होता है मुख्य सचिव का पद, उसको भारत के सचिव के समकक्ष लाया जाना चाहिए, ये सुझाव दिया था। जैसे पॉल H. एप्लेबी, ये भारत के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर कहे जाते हैं। संथानम समिति को भ्रष्टाचार निरोधक समिति भी कहते हैं, इसके द्वारा CBC का गठन किया गया था इसकी सिफारिश पर। LM सिंघवी समिति जैसे हैं, इसकी सिफारिश पर आपको जो पंचायती राज है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने का सिफारिश किया गया था। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, ये इसके प्रथम अध्यक्ष जो आपके थे मोरारजी देसाई रहे हैं। बाद में आपको के हनुमंतैया इसके अध्यक्ष बने थे, और इसका गठन आपको जो है 1966 में किया गया था। ये आपको 1966 से 1970 के बीच टोटल 20 रिपोर्ट सरकार को सौंपे थे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का। इसमें लोकपाल, लोकायुक्त या राज्य नौकरशाही का मानकीकरण या आपको परफॉर्मेंस बजट, ये कई चीज़ें इसमें शामिल की गई थी। अगला सवाल है, लोक प्रशासन के निम्न विचारकों में से किसने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर का उल्लेख किया है। तो इसमें आपको हर्बर्ट साइमन राइट आंसर होगा। हर्बर्ट साइमन ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच स्पष्ट अंतर मानते थे।
जबकि हेनरी फ्योल, उर्विक या लूथर गिलिक, इनका मानना था कि प्रशासन जो है यूनिवर्सल है, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, ये इनका मानना था। और हर्बर्ट साइमन को बाकायदा 1978 में अर्थशास्त्र का नोबेल भी मिला है उनको। अगला आते हैं जैसे हेनरी फ्योल को शास्त्रीय प्रबंधन के जनक कहा जाता है। हेनरी फ्योल को, उनके प्रबंधन के 14 सिद्धांत हैं। उसके बाद लूथर गुलिक को पोस्ट क्रॉप के लिए जाना जाता है। पोस्ट क्रॉप का सिद्धांत जो है इन्होंने दिया है। उसके बाद उर्विक, इनको सिद्धांतों के एकीकरण के लिए जाना जाता है। ये ब्रिटिश प्रबंधन सलाहकार थे, तो उसके लिए इनको जाना जाता है। अगला, नीति आयोग किस तरह का एजेंसी है? तो ये आपका स्टाफिंग एजेंसी है। नीति आयोग स्टाफिंग एजेंसी है। देखिए, स्टाफिंग एजेंसी क्यों कहा जाता है? कोई भी स्टाफिंग एजेंसी जब होता है, उसका मुख्य काम सरकार को सलाह देना, योजना बनाना और रिसर्च करना होता है। इसके पास कोई प्रशासनिक शक्ति या बजट आवंटन का अधिकार नहीं होता है। तो उसी तरह से नीति आयोग काम करता है, तो इसलिए इसको स्टाफिंग एजेंसी कहा जाता है। लाइन एजेंसी क्या होते हैं? जैसे लाइन एजेंसी दिया हुआ है, लाइन एजेंसी जो दिया हुआ है, तो लाइन एजेंसी का मेन काम होता है कि वे विभाग होते हैं जो ज़मीन पर नीतियों को लागू करते हैं और सीधे जनता से जुड़ते हैं, तो वो लाइन एजेंसी होंगे। और ये आपका स्टाफ एजेंसी। अब आते हैं सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पे। तो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो है, तो ये जो आपको सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन को लेकर जो सवाल पूछा है कि दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है, तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो 12th रिपोर्ट है। ये आपका 12th रिपोर्ट, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन या नागरिक केंद्रित प्रशासन, तो ये 12th रिपोर्ट में है, इसी में आपको दिया गया है। जो आपका सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, इसका गठन 31 अगस्त 2005 में किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। बाद में फिर आपको वी रामचंद्रन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। वीरप्पा मोइली पहले थे और फिर वी रामचंद्रन को दिया गया था। इसने टोटल सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ने टोटल 15 रिपोर्ट्स जमा किए थे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा उसको लेकर। चलिए अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड द इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? तो ये आपका राइट आंसर एल.डी. वाइट होगा। एल.डी. वाइट ने जो है एकीकृत दृष्टिकोण या इंटीग्रल व्यू दिया था। चलिए आगे देखते हैं। जैसे आपको लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन और थॉमसन, ये लोग आपके मैनेजरियल व्यू के समर्थक रहे हैं और ये आपके इंटीग्रल व्यू के एल.डी. वाइट, और बाकी मैनेजरियल व्यू के। चलिए 17 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द सेटिंग ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? तो ये आपका 315, आर्टिकल 315 के तहत में है इसका। और जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, इसको लेकर आपको पार्ट 14 में है। 308 से लेके आपको 323 तक के आर्टिकल इससे संबंधित है, स्टेट पीसीएस और सेंट्रल पीसीएस को लेकर। हु हैज़ कॉइन्ड द पोस्ट कॉर्प? तो पोस्ट कॉर्प जैसे हम लोग ऊपर देख चुके हैं, पोस्ट कॉर्प जो है आपको ये दिया है लूथर गुलिक ने। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट कॉर्प जो है आपको लूथर गुलिक ने दिया है। जैसे देखिए, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी से कोऑर्डिनेटिंग और सी ओ से होता है कोऑर्डिनेटिंग। उसके बाद आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग। तो ये आपका है।
जैसे FW टेलर जो है, ये दरअसल जो है वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक माने जाते हैं, FW टेलर। उसके बाद हेनरी फ्योल, ये शास्त्रीय सिद्धांत के पुरोधा रहे हैं, कई किताबें इन्होंने लिखी है। लूथर गुलिक, ये प्रशासनिक विज्ञान के पर काम किया इन्होंने। तो इस तरह से अलग अलग लोगों की अलग अलग विशेषताएं रही हैं। अब आते हैं 19 नंबर। हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर इज एसोसिएटेड विद द ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जो है ब्यूरोक्रेसी के देने वाले जन्मदाता रहे हैं। इनको फादर ऑफ द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, ये किसके अधीन होता है? तो जैसा कि आपको पता ही होगा, ये तो काफ़ी कॉमन सवाल है, पीटी में भी पूछा जाता है। ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है। जो आपका NDMA है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये गृह मंत्री के अधीन होता है। इसके NDMA के जो आपके एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, वो आपको प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है NDMA के एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं। इसके अगर हम लोग की बात करें, इसका गठन की अगर बात करें, तो इसका गठन आपको पहले ही मतलब 30 मई 2005 को हुआ था। लेकिन जब आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लाया गया दिसंबर में, तो उसके बाद फिर से इसका औपचारिक तौर पर जो है गठन किया गया था। और औपचारिक तौर पर इसका गठन जो है 27 सितंबर 2006 में किया गया। ऑब्जेक्टिव मेंस के भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खासकर पीटी और मेंस दोनों के लिए। तो इनको देखते रहिए। अगली बार हम लोग इकोनॉमिक्स लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। हुआ तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। PSC JPSC BPSC का कठिन है सफर।